अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था कैटरेक्ट, उसमें क्लासिफिकेशन बता दी है, एनाटमी भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं कॉन्जेंटल कैटरेक्ट। तो कॉन्जेंटल कैटरेक्ट क्या है? बाय बर्थ से हो, ठीक है, या अर्ली चाइल्डहुड में हो तो उसको हम कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में हो या बर्थ पे ही हो तो उसको कहते हैं कॉन्जेंटल। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? ठीक है, ये जो 1500 में से अगर लाइव बर्थ में से 1 का चांस है कि कॉन्जेंटल हो सकता है। इसमें जो टू थर्ड होती है ना कंडीशंस बायलेटरल होती है, लेकिन यूनिलेटरल भी हो सकती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट इसका मेजर फैक्टर है। यूनिलेटरल कैटरेक्ट होगा तो ये यूजुअली स्पोरेडिक होता है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री या कोई सिस्टमिक डिजीज़ नहीं होती, स्पोरेडिक होता है और ये यूजुअली हेल्दी इन्फेंट्स को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्लिनिकल टाइप्स की क्या होती हैं। क्लिनिकल टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास है कैप्सूलर। अगर कैप्सूल मैंने आपको बताया ना, फ्रंट एंटीरियर साइड पे कैप्सूल होता है, तो कैप्सूल्स के सामने होगा तो एंटीरियर, उस कैप्सूल के पीछे होगा तो पोस्टीरियर कैप्सूलर कैटरेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है पोलर कैटरेक्ट। पोलर कैटरेक्ट अगर तो कैप्सूल के सेंटर में है ना, बिल्कुल मतलब सेंटर में, मैंने ये आपको बताया था इंटीरियर पोलर, और यहाँ पे बताया था इंटीरियर पोलर, और जो इसको पिरामिडल कहा हुआ था पोस्टीरियर पोलर, ठीक है। अब कैप्सूल के सेंट्रल पार्ट में होते हैं। एंटीरियर साइड पे होंगे तो एंटीरियर पोलर, पोस्टीरियर साइड पे होंगे तो पोस्टीरियर पोलर। अगर कोई सर्जरी वगैरह हुई है या वाई से, ठीक है, तो उसकी वजह से जो कैटरेक्ट बनेगा ना, उसको हम कहते हैं सूचरल कैटरेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियर कैटरेक्ट। अगर पूरे न्यूक्लियस में ओपेसिटी है तो उसको कहते हैं हम न्यूक्लियर कैटरेक्ट। ये दिखाया हुआ न्यूक्लियर कैटरेक्ट, सारा का सारा न्यूक्लियस वाइट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लैमिनल कैटरेक्ट। मैंने आपको बताया लैमिनर या जोन्यूलर कैटरेक्ट, मैंने आपको बताया था कि कनेक्शन होता है सिलियरी बॉडी और लेंस के दरमियान में जोन्यूल्स का, ठीक है। अगर वहाँ पे ओपेसिटी हो गया तो उसको कहते हैं लैमिनर कैटरेक्ट या जोन्यूलर कैटरेक्ट, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है कैटरेक्ट की, जिसकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाती है। अगर इसमें ना 40 से 50% केसेस में टोटल कॉन्जेंटल कैटरेक्ट हो जाता है। इसमें अब होता क्या है, सर्कुलर लैमिना बन जाता है और उसके अंदर वाली साइड पे भी नॉर्मल आई होती है और बाहर वाली साइड पे भी नॉर्मल आई होती है। ये देखें, मैं आपको बताती हूँ, ये सेंटर में भी बिल्कुल ठीक है, ये साइडों पे वाइट है, इसके सेंटर में भी ठीक है और इसके बाहर भी ठीक है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम बाहर क्लियर, अंदर भी क्लियर फाइबर्स हैं और बाहर भी ट्रांसपेरेंट लेंस एरिया है, लेकिन कैटरेक्ट सेंटर उस बना हुआ है, ठीक है। उसके अब दोनों साइडों पे नॉर्मल एरिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये होता क्यों है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम, अगर तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान लेंस फाइबर्स की डेवलपमेंट ख़राब हुई है ना, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। ये यूजुअली बायलैटरल होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, लेकिन बाज़ इन्फेक्शन में अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं या यूट्राइन को इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट कैटरेक्ट, ठीक है। इसमें ये ग्लेक्टोसीमिया में होता है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में एक ऑयल ड्रॉपलेट। इसमें कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व होते हैं? इसमें न्यूक्लियस की पैसिफिकेशन हो जाती है और डीप कॉर्टेक्स की पैसिफिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्रोनरी और सुप्रा न्यूक्लियर, मैंने आपको बताया था उसके ऊपर लगा हुआ था, उसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के ना साइडों पे रिंग सी बन जाती है, बिल्कुल एक क्राउन की तरह, ठीक है, क्राउन की तरह, और इसके अलावा डीप कॉर्टेक्स में होता है। न्यूक्लियस को सराउंड कर लेता है और डीप कॉर्टेक्स में होता है, इसलिए इसको क्रोनरी कहते हैं, ठीक है। सुप्रा न्यूक्लियर ये प्यूबर्टी पर होता है। इसमें क्या होता है कि ये न्यूक्लियस के साइडों में बना हुआ है और कॉर्टेक्स में है, तो न्यूक्लियस तो ठीक है, तो सेंट्रल पोर्शन जो लेंस का होता है वो ठीक होता है और इसकी वजह से विजन अफेक्ट नहीं होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पंक्टेट और ब्लू डॉट कैटरेक्ट। इसमें क्या होता है, डॉटेड, हमारे पास ना डॉटेड फॉर्म में बन जाता है, डॉटेड फॉर्म में कैटरेक्ट बन जाता है, ठीक है। उसकी वजह से विजन अफेक्ट नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेम्ब्रेनस कैटरेक्ट। मेम्ब्रेनस कैटरेक्ट में क्या होता है कि जो हमारा लेंस है ना, पार्शली या कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाता है और पीछे सिर्फ रह जाती है हमारे पास मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेनस कैटरेक्ट बन जाता है। कंप्लीट कैटरेक्ट क्या होता है, इसमें सारा का सारा हमारे पास ख़राब है और वाइट न्यूक्लियर कैटरेक्ट नज़र आता है, डेंस वाइट। ये हमारे पास न्यूक्लियर कैटरेक्ट दिखाया हुआ है, सारा का सारा उसका सेंटर से वाइट हुआ हुआ है। आगे आ जाते हैं एटियोलॉजी। इसको अच्छा, इसकी जो टाइप्स है ना, इसके टाइप्स को याद रखने के लिए हम ZN स्टेनिंग होती है ना, तो ZN इन MCPS में C 4 है, 4 है और P भी 2 है। Z से हमारे पास जोन्यूलर कैटरेक्ट आ जाता है, N से न्यूक्लियर कैटरेक्ट आ जाता है, M से हमारे पास मेम्ब्रेनस कैटरेक्ट आ जाता है, C से हमारे पास 4 है, एक कैप्सूलर कैटरेक्ट है,
सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट कैटरैक्ट है, कोरोनरी कैटरैक्ट है और कंप्लीट कैटरैक्ट है। ठीक है, पी से हमारे पास दो हैं, एक पोलर कैटरैक्ट है और दूसरा पी हमारे पास है पंक्टेट या ब्लू डॉट कैटरैक्ट। एस से हमारे पास है, आगे हमारे पास एस से हमारे पास है सूचरल कैटरैक्ट। तो ये इसे याद रख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एटियोलॉजी। एटियोलॉजी में एफ एम यू से याद कर सकते हैं, एफ फीटल कॉजेज़, एम मैटरनल कॉजेज़, ठीक है, और यू से अननोन कॉजेज़। सबसे पहले हम मैटरनल कॉजेज़ देख लेते हैं। इसको हम राइट से याद कर सकते हैं। आर से हमारे पास रेडिएशन अगर एक्सपोजर हो रहा है तभी हो सकता है। आई से इन्फेक्शन हो गया है, उसमें सबसे कॉमन मोस्ट जो फ्रीक्वेंट है ना कॉज रूबेला वायरस है। ठीक है, ये 20% केसेस में इन्वॉल्व होता है। दूसरा आई क्या है, इंट्रायूट्राइन। इंट्रायूट्राइन अगर हाइपोक्सिया हो गया है तो उसकी वजह से भी प्री एक्लम्पिया या एक्लम्पिया ब्लड सप्लाई कम हो गई है तो उसकी वजह से भी कैटरैक्ट हो सकता है। डी से हमारे पास ड्रग्स या स्टीरॉइड्स यूज़ करने से हमारे पास कैटरैक्ट हो सकता है। ठीक है, ई से हमारे पास एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह में जैसे हो जाता है कैटरैक्ट हो जाता है। ठीक है, हमारी आइज़ को जाके इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फीटल कॉजेज़। फीटल कॉजेज़ को हम HT.com से कर सकते हैं। ठीक है, HT.com। एच से हेरिडिटरी कॉजेज़ हो सकते हैं, मैंने बताया ऑटोसोमल डोमिनेंट कॉज होता है। ठीक है, टी से हमारे पास कोई ट्रॉमा हो गया है, ट्रॉमा हो गया अगर डिलीवरी के दौरान फोर्स वगैरह की वजह से कोई ट्रॉमा हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, आई को अगर कोई ट्रॉमा हो गया। सी से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, डाउन सिंड्रोम में जैसे कि हो जाता है। ठीक है, ओ ऑक्यूलर एबनॉर्मलिटी हो गई है कोई तो उसकी वजह से हो सकता है। एम से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि ग्लैक्टोसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी की वजह से, ग्लूकोज की कमी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा एक सिंड्रोम है जिसको लोव सिंड्रोम कहते हैं, ये याद रखना है आपने, इसमें भी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अननोन कॉजेज़। अननोन कॉजेज़ में हमारे पास स्पोरोडिक केसेस होते हैं, इसमें एटियोलॉजी हमें पता नहीं होती और ये 35 to 50% केसेस में स्पोरोडिक होते हैं और स्पोरेडिक होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो बायलेटरल फॉर्म है ना वो ज़्यादातर स्पोरेडिक होती है। नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स क्या, पेशेंट उसे विजन डिक्रीज़ हो गई है। ठीक है, उसकी आंखों में वाइट रिफ्लेक्स आ गया, बट अब नॉर्मल मूवमेंट्स ऑफ आई होंगी। जब मूवमेंट्स की आई की मूवमेंट्स नॉर्मल होंगी तो उसकी वजह से आई का जो डेविएट कर जाएंगी, स्क्विंट आ जाएगा। अब हमें साइन क्या मिलेंगे, विजन रिड्यूस हुई है, ल्यूकोकोरिया क्योंकि वाइट रिफ्लेक्स आ रहा है, इसकी वजह से डेविएशन ऑफ आइज़ की वजह से हम कहेंगे उससे स्क्विंट है। इसमें जो स्क्विंट है ना वो कन्वर्जेंट टाइप होता है क्योंकि जो बच्चा है ना उसे हाइपरमेट्रोपिया होता है। अगर तो हाइपरमेट्रोपिया तो उसकी वजह से जो स्क्विंट बनता है तो वो कन्वर्जेंट है क्योंकि हमने ना तो हमें करीब देखने के लिए फोकस करना पड़ता है। ठीक है, फोकस करना पड़ता है तो जब फोकस करेंगे तो आंखों को कन्वर्ज करेंगे तो उसकी वजह से कन्वर्जेंट सेगमेंट आ जाएगा। और अगर पेशेंट मायोपिया है ना तो उसकी वजह से जो सेगमेंट आता है वो हमारे पास डाइवर्जेंट सेगमेंट आता है। हाइपरमेट्रोपिया की वजह से कन्वर्जेंट सेगमेंट आता है और मायोपिया की वजह से डाइवर्जेंट सेगमेंट आता है। आगे इसमें निस्टैग्मस आ जाता है क्योंकि अब नॉर्मल मूवमेंट्स हो रही हैं। हम एग्जामिनेशन करेंगे, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें हमें ना टाइप ऑफ कैटरैक्ट पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं डीडीज ऑफ ल्यूकोकोरिया। अब ल्यूकोकोरिया का डिफरेंशियल तो हम बाकियों से किन में हो सकता है। ठीक है, इसको हम याद कर सकते हैं कैट इन ई आर। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्जेंटल कैटरैक्ट है, मोस्ट कॉमन। ठीक है, मोस्ट कॉमन है। इसके बाद हमारे पास रेटिनोब्लास्टोमा में भी हो जाता है। रेटिनोब्लास्टोमा क्या है, कॉन्जेंटल ट्यूमर ऑफ रेटिना है। ठीक है, रेटिना में प्रॉब्लम है उसकी वजह से ल्यूकोकोरिया हो जाता है। ल्यूकोकोरिया क्या है, वाइटिस रिफ्लेक्स है। इसके अलावा हमारे पास रिट्रोलेंटल फेब्रोप्लेजिया में भी हो सकता है। रिट्रोलेंटल फेब्रोप्लेजिया क्या होता है कि पेशेंट जो प्री मैच्योर इन्फेंट्स होते हैं ना उनको ऑक्सीजन बर्थ के बाद ना ऑक्सीजन दी जाती है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से ना उनमें बहुत ज़्यादा फाइब्रस टिश्यूज़ ग्रो करने लग जाते हैं आइज़ में भी, तो रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया हो जाता है। फाइब्रस की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाती है और आगे क्या हो जाता है, वाइटिश रिफ्लेक्स आ जाता है। इसको कहते हैं रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। आगे आ जाते हैं एंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लेस्टिक प्राइमरी विट्रस। ठीक है, इसमें क्या होता है जो बच्चा होता है ना उसका प्राइमरी विट्रस होता है वो बाद में ना रिग्रेस कर जाता है और नया विट्रस आता है। अगर तो प्राइमरी विट्रस रिग्रेस ना करे तो वो बिल्कुल वैसे ही वाइट मास के तौर पे अपीयर होता है और ये भी ल्यूकोकोरिया कर देता है। इसके बाद आती है कोर्ट्स डिजीज़। कोर्ट्स डिजीज़ में क्या होता है, रेटिनल वेस्कुलर एबनॉर्मलिटी होती है, उसकी वजह से वेसल्स लीक आउट कर जाती है
और रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है, ठीक है, इसका कोई क्योर नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है एंडोफ्थेल्माइटिस, ये इंट्राओकुलर कैविटीज़ की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी हमारे पास हो सकती है ल्यूकोकोरिया। नेक्स्ट आ जाता है टॉक्सोकैरियल ग्रेनुलोमा। इसमें क्या होता है कि अगर ना पैरासाइट्स के लार्वे की वजह से कोई इन्फ्लामेशन रिएक्शन हो गया तो उसमें भी ल्यूकोकोरिया हो जाता है। तो इसको हम कर सकते हैं, इसके लिए जो हमारे पास निमोनिक्स है वो है हमारे पास कैट इन ER, कैट में C 2 हैं और ER में R भी 2 हैं, इन से कुछ नहीं है। सी हमारे पास एक कॉन्जेंटल कैटरेक्ट है, दूसरा सी कोर्स डिजीज़ है, ए से हमारे पास है एंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लेस्टिक प्राइमरी विट्रियस, ठीक है। टी से हमारे पास है टॉक्सोकैरियल ग्रेनुलोमा, ई से हमारे पास है एंडोफ्थेल्माइटिस, आर से हमारे पास 2 है रेटिनोब्लास्टोमा, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑकुलर असेसमेंट क्या करेंगे। तो सबसे पहले ना उसकी हम विजन चेक करेंगे, ठीक है, पेशेंट की जो बच्चे की विजन चेक करेंगे। उसके बाद ना हम उसको देखेंगे, फंडोस्कोपी करेंगे, ठीक है, फंडोस्कोपी में उसका पीछे रेटिना वगैरह देखेंगे कैसा है। उसके बाद हम रेटिनोस्कोपी करेंगे इसको रिफ्रैक्टिव एरर चेक करने के लिए कि उसको मायोपिया या मेट्रोपिया तो नहीं है ना। इसके बाद बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। बी स्कैन क्या है कि ब्राइटनेस स्कैन भी कहते हैं इसको। इसमें ना हम आई के पोस्टीरियर सेगमेंट के पार्ट्स देखते हैं कि कोई डिटैचमेंट वगैरह तो नहीं हुई। इसमें हम रूल आउट करते हैं रेटिनल डिटैचमेंट या रेटिनोब्लास्टोमा को। इसके बाद हम करते हैं ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी। ए स्कैन क्या है, एप्टीट्यूड स्कैन। इसमें ना हम अब दोनों आइज़ की जो एक्सियल लेंथ है ना उसको हम देखते हैं, चेक करते हैं। इसके बाद हमने टोनोमीटर यूज़ करके इंट्राओकुलर प्रेशर नोट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अच्छा मैंने आपको बताया जो ऑकुलर असेसमेंट है ना उसको हम याद कर सकते हैं रावी ऑन FB। ऑन से कुछ नहीं है, रावी ऑन FB। आर से हमारे पास क्या है, आर से हमारे पास रेटिनोस्कोपी है, ए से हमारे पास ए स्कैन है, वी से हमारे पास VN है, आई से हमारे पास इंट्राकुलर प्रेशर है और एफ से हमारे पास है फंडोस्कोपी और बी से हमारे पास बी स्कैन है। लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन में हम यूरिन एनालिसिस करेंगे और ब्लड टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट, ठीक है। यूरिन टेस्ट क्यों करना है हमने, यूरिन टेस्ट हमने करना है क्योंकि हमने कोई चीज़ें वगैरह देखनी है, यूरिन में कुछ आ तो नहीं रहा, ठीक है। तो इसको किसको रूल आउट करते हैं, ग्लाइकोसीमिया को और लॉव सिंड्रोम को। अगर तो अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं तो लॉव सिंड्रोम होगा, और अगर यूरिन में हमें रिड्यूसिंग सब्सटेंस मिल रहे हैं ना मिल्क फीडिंग के बाद तो इसका मतलब है ग्लाइकोसीमिया है। इसके बाद हम सीरम बायोकेमिस्ट्री कराएंगे, उसकी डिफरेंट फास्टिंग ब्लड में ग्लूकोज देखेंगे, कैल्शियम देखेंगे, फास्फोरस, लैक्टोकाइनेज और रेड ब्लड RBC ट्रांसफरेज देखेंगे। तीसरे नंबर पे हम कराएंगे इसकी सीरोलॉजी कराएंगे। इसमें ना टॉर्च इन्फेक्शंस को रूल आउट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि टॉर्च में रुबेला भी आ जाता है, तो हमें सीरोलॉजी में भी पता चल जाएगा अगर रुबेला तो उसकी वजह से हमारे पास कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रीटमेंट में हमारे पास 2 तरीके हैं, लेंस की एस्पिरेशन करनी है हमने, ठीक है, और लेंसेक्टमी कर देनी है। अब लेंसेक्टमी क्या होता है, मैं पहले आपको बता दूं। लेंसेक्टमी हम पार्स प्लेना से करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक जो सिलियरी बॉडी है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्स प्लेना और पार्स प्लाकेटा, ठीक है। पार्स प्लेना से हमने लेंसेक्टमी करनी है। इसमें हमने सारा का सारा लेंस निकाल देना है उसके सामने, इसके साथ साथ एंटीरियर विट्रस का पार्ट भी निकाल देना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि विट्रस कटर यूज़ करना है, इन्फ्यूजन और सक्शन डिवाइसेस की हेल्प से ना ये सब कुछ करना है। ये कॉन्जेनिटल केसेस के स्पेशल केसेस में इंडिकेट होती है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल किस में हो सकती है, सेकेंडरी कैटरेक्ट हो गया ना किसकी वजह से, 3 चीज़ों की वजह से, या तो यूवियाइटिस है, क्रोनिक एंटीरियर यूवियाइटिस की वजह से सेकेंडरी कैटरेक्ट हो गया तो उसमें हम लेंसेक्टमी करते हैं, या दूसरी बात एक्टोपिया लेंटिस है तो उसकी वजह से, या सब लग्जेटेड लेंस है तो उसकी वजह से, ठीक है। एक्टोपिया लेंटिस का मतलब है लेंस गलत जगह पे बना हुआ है, और सब लग्जेटेड का मतलब है कि लेंस की ना डिसलोकेट हो गया हुआ है। ऊपर आ जाते हैं हमारे पास लेंस के एस्पिरेशन के जो स्टेप्स हैं, उसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने पेशेंट को एनेस्थीसिया दे देना है, उसके बाद ना कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन पे इंसिजन देनी है, उसके बाद हमने इंटीरियर कैप्सूल उसका निकाल देना है जिसको हम कहते हैं इंटीरियर कैप्सुलोटमी या कैप्सुलोरेक्सिस, ठीक है। उसके बाद ना हमने जो लेंस है उसको एस्पायर कर लेना है और उसको इरीगेट कर लेना है, इरीगेशन कर लेनी है। इसमें हम ना सॉल्ट सोल्यूशन यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने एस्पायर कर लिया तो पोस्टीरियर कैप्सुलोटमी भी कर देनी है, पोस्टीरियर वाला भी निकाल लेना है,
ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर कैप्सूल जब निकालेंगे तो उसमें हमने एंटीरियर विट्रस भी निकालना है, ठीक है, ताकि हमें पोस्टीरियर को जो कैप्सूल है उसकी ओपेसिफिकेशन ना हो जाए। अब हमने जो अगर तो बच्चा आया बिल्कुल ही बर्थ के बाद है तो उसको हम ऊपर वाला सारा प्रोसीजर कर देंगे, लेकिन हम लेंस ना 2 साल तक नहीं 2 साल से पहले पहले नहीं लगाना। बच्चे की एज जब 2 साल से ज़्यादा हो जाएगी ना तब हमने इंट्राकुलर लेंस देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं 3 तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। पोस्टीरियर कैप्सूल की ओपेसिफिकेशन हो जाती है। मैंने बताया था ना पोस्टीरियर कैप्सूल की ओपेसिफिकेशन से बचने के लिए हम इसका ना एंटीरियर विट्रस भी थोड़ा निकाल लेते हैं। तो एंटीरियर विट्रस निकाल लेते हैं सारा का सारा। अच्छा, तो पोस्टीरियर कैप्सूल की ओपेसिफिकेशन हो सकती है कॉम्प्लिकेशन की वजह से, ठीक है। अब दूसरी सेकेंडरी मेम्ब्रेन बन सकती है। अगर तो हमने यूवियाटिस को ट्रीट नहीं ना किया हुआ ठीक, तो फिर क्या होता है कि प्यूपल की गिरना मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेम्ब्रेन। इसके अलावा सेकेंडरी ग्लाकोमा हो सकता है। एक तो हमने ये ट्रीटमेंट किया है ना, तो जो विजन उसकी ख़राब है उसके लिए हम क्या करेंगे। अगर तो बच्चे हैं ना, ओल्डर चिल्ड्रन है या बायलेटरल एफेकी है, तो उसके लिए हम स्पेक्टिकल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर यूनिलेटरल एफेकी है ना तो उसकी वजह के लिए हम कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। और अगर बच्चा 2 साल से ज़्यादा है ना तो उसके लिए हम इंट्राकुलर इम्प्लांटेशन बेटर होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट। थैंक यू।